नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी युवक भारती 12वीं हिंदी युवक भारती का दूसरा पार्ट निराला भाई। इससे पहले बस हम कविताएं देख रहे थे इस चैनल पर, तो मुझे बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप पार्ट कब पढ़ाएंगे, पार्ट कब डालेंगे इस चैनल पर। तो अब से हम चालू कर रहे हैं पार्ट 12वीं हिंदी युवक भारती का। कविताएँ तो रहेंगी, साथ में हम पार्ट भी चालू करेंगे। तो आज हम देखेंगे पहला पार्ट जो है निराला भाई। तो इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री, साथ ही कथाकार भी थी। यानी जो इनकी कविताएं रहती थी वो तो प्रसिद्ध थी ही, साथ ही जो इनकी रचनाएं थी जैसे कहानियाँ, कोई उपन्यास, वो भी बहुत प्रसिद्ध रहते थे। तो जो इनकी रचनाएं रहती थी ना, वो सामाजिक जो हमारी स्थितियाँ है, जो समाज में बुराइयाँ फैली है, उसके बारे में हमें बताती थी। तो कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो कुछ अन्य आलोचकों ने, कुछ अन्य कवियों ने इन्हें आधुनिक मीरा से संबोधित किया है। आधुनिक मीरा इस उपाधि से संबोधित किया है। तो कवि निराला जी उनका उपनाम था मतलब साहित्यिक नाम था, और उनका असली नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी। तो देखो, आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा जी को दी गई उपाधि है। तो आप सिंपली लिख दोगे कि कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो कुछ अन्य आलोचकों ने उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि से संबोधित किया है। तो देखो, जब भी ये पढ़ो ना, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, ये आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का निधन 1987 को हुआ था। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, महादेवी वर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं: निहार, रश्मि, नीजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था आदि। अब देखते हैं विधा। ये जो पाठ है निराला भाई, वो कौन से विधा में रचित है। तो जो पाठ है निराला भाई, वो है संस्मरण में। संस्मरण इस विधा में रचित है। तो संस्मरण में होता क्या है ना, कि जो लिखने वाला होता है, जो लेखक होता है, वो अपने जीवन में, जो उसके जीवन में पहले जो कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बारे में याद करके, चाहे वो घटना अच्छी हो चाहे बुरी, उसके बारे में याद करके उसे लिखता है। तो उसे हम कहते हैं संस्मरण। तो संस्मरण का अर्थ ही होता है हम कोई पुरानी बात याद करना। अब देखते हैं पाठ परिचय। मैं तो आपको पहले ही बता दूं कि जो ये पाठ है, इसमें निराला जी के बारे में बताया गया है। निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका असली नाम था, और जो निराला था इनका साहित्यिक नाम था, यानी कि अपनी कविताओं में इसका यूज किया करते थे। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो उनकी रचनाएं रहती थी वो बहुत ही अच्छी रहती थी। नव युवकों को, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाली, समाज में क्रांति लाने वाली इनकी रचनाएं रहती थी। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं में ढोते रहे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो निराला जी थे वो आजीवन फक्कड़ बने रहे। फक्कड़ यानी ऐसा आदमी जिसे किसी बात की चिंता ना हो। तो वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं थी। यानी कि उनके पास इतने अधिक पैसे थे नहीं, फिर भी वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो देखो, यहाँ पर एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निराला जी के स्वभाव की विशेषता बताइए। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं कि निराला जी स्वभाव से बड़े अच्छे थे, वे दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अब चलते हैं हमारे पार्ट की तरफ, निराला भाई। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हिंदी की टेक्स्ट बुक अपने साथ लेकर बैठें। तो इस पार्ट का पहला पैराग्राफ, पहला परिचय कुछ इस प्रकार से हैं: एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं, एक युग बीत जाने पर, यानी कि बहुत लंबा समय बीत चुका है, पर उनके मस्तिष्क में, उनके मन में कुछ ऐसी यादें हैं ना, कुछ ऐसी स्मृतियाँ हैं कि जो अभी तक वो भुला नहीं पाई हैं। अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा अर्थात जो उनकी यादें हैं वो बहुत ही अच्छी यादें हैं, तो वो अभी तक भुला नहीं पाई हैं। तो अब वो क्या है, देखते हैं हम आगे पाठ में। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उसकी बंद शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। यहाँ से हमारा मुख्य पाठ शुरू होता है। यहाँ से महादेवी वर्मा ने निराला जी के बारे में बताया है। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि एक दिन, एक समय की बात है, जब वो निराला जी से ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे पूछ बैठी कि क्या आपको कभी किसने राखी बांधी है। महादेवी वर्मा ने ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि उन्होंने देखा जो निराला जी की कलाई है वो खाली है, ना उसमें कोई राखी बांधी गई है ना कुछ भी। यहाँ बंधन शून्य कलाई का मतलब है कि जो निराला जी थे ना, वो सारे बंधनों से मुक्त थे, वो किसी बंधन में नहीं बंधे थे। तो महादेवी वर्मा के इस प्रश्न पर निराला जी क्या उत्तर देते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। तो वे कहते हैं कि कौन बहिन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी,
यहाँ भुक्कड़ का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ संपत्ति ना हो, जो कंगाल हो। तो निराला जी यही कहते हैं कि कौन बहन मेरे जैसे कंगाल व्यक्ति को अपना भाई बनाएगी, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती। तो यहाँ एकाकी जीवन यानी जो अकेला जीवन जी रहा हो, अपना जो अकेला जीवन काट रहा हो। तो यहाँ पे उत्तर किसने दिया था? निराला जी ने। तो जो निराला जी थे वे अपने जीवन में अकेले थे, अकेलेपन में अपना जीवन काट रहे थे। तो महादेवी वर्मा जी यहाँ कहती है कि इनके इस उत्तर में कि कौन बहन हम जैसे को भाई बनावेगी, इनके इस उत्तर में इनका अकेलापन दिख रहा था, इनके अकेलेपन का दुख मुझे दिख रहा था। यह कहना कठिन है पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। दोस्तों यहाँ अभिषेक का मतलब ना किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत करना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि निराला भाई को आज तक किसी ने राखी नहीं बांधी थी, पर ये मौका, पर यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त होने वाला था। तो यहाँ पर हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, इस शब्द का अर्थ यही है कि उन्होंने यानी महादेवी वर्मा ने निराला जी को राखी बांधी, जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि निराला जी ने अपनी रचनाओं से, अपनी सुंदर सुंदर मधुर रचनाओं से समाज में नए निर्माण का, समाज के निर्माण का काम किया है। भारती की अर्चना यानी उन्होंने भारत के लिए, माँ भारती के लिए कुछ कार्य किया है, कुछ लिखा है, समाज के नए निर्माण का कार्य किया है। साथ ही बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से, इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि उन्होंने बहुत सारे कठिन काम भी किए हैं। श्वेत बिंदु यानी उनके पसीनों की बूंद, तो श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। तो उन्होंने रचनाएं भी की है, सुंदर सुंदर मधुर रचनाएं करके समाज के नए निर्माण का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया है, बहुत ही कठिन कार्य किया है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अछोरों में आंसू के रंग भरकर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंख डाली है जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। यहाँ पग का अर्थ होता है पैर, और जो अतीत है ना, अतीत का अर्थ है पुराना समय, किसी की पुरानी यादें। तो यहाँ पर कहती हैं लेखिका कि पुरानी यादों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है जीवन में। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो निराला जी का जीवन है ना वो बहुत कष्ट भरा है, बहुत ही एकदम व्यथा भरा जीवन है उनका। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और इसलिए जो उनका व्यक्तित्व है वो असाधारण है, वो असाधारण मानव है, यानी कि वो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। उनका जो जीवन है वो मार्मिक है। मार्मिक का अर्थ होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई व्यथा, ऐसी कोई बात सुनकर जिसे हमें दुख हो, जिससे हमारे मन को कष्ट हो, उसका अर्थ होता है मार्मिक। तो जो उनका जीवन है ना निराला जी का जीवन दुखों से भरा, संघर्षों से भरा हुआ है, प्रेरणादायक जीवन है निराला जी का। तो इसलिए यहाँ उन्हें असाधारण कहा गया है। असाधारण जिसका जीवन आम लोगों से बिल्कुल अलग हो, जो आम लोगों से ऊपर हो, यानी कि जो आम लोगों से अलग सोच रखता हो, जिसका जीवन बहुत प्रेरणादायक हो। तो निराला जी ऐसे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। तो देखो जैसे एक पेंटिंग होती है तो उसको हम रखने के लिए, अच्छे से स्टेबल रखने के लिए एक स्टैंड लगाते हैं लकड़ी का, तो उसे हम कहते हैं चित्राधार। तो देखो जैसे एक अच्छी पेंटिंग, एक अच्छे चित्र को स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए एक मजबूत लकड़ी का स्टैंड, एक मजबूत चित्राधार चाहिए होता है। तो ऐसे ही जैसे निराला जी का जो व्यक्तित्व है वो असाधारण है, तो उसे समझ लेने वाला, निराला जी को समझने वाला कोई व्यक्ति भी चाहिए जो उन्हें समझ सके अच्छे से। पर ऐसा व्यक्ति पा लेना, ऐसा व्यक्ति ढूंढना संभव नहीं है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि निराला जी का जो जीवन था ना वो अस्त व्यस्त था, यानी स्थिर नहीं था। तो निराला जी का जीवन स्थिर बनाने के लिए लेखिका ने क्या प्रयास किए, उन्हें ये सोचकर आज भी हंसी आ जाती है। तो एक बार अपने निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद, तो दोस्तों यहाँ निर्बंध मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी बंधन में ना बंधा हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि निराला जी जो थे उन्होंने एक बार महादेवी वर्मा जी से कहा कि वो किसी बंधन में नहीं बंधे हैं, उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त है। तो इस पर महादेवी वर्मा जी ने उन्हें कुछ बात कही। तो वो बात सुनने के बाद निराला जी ने उन्हें वचन दिया, महादेवी वर्मा जी को वचन दिया कि अब वो अपने जीवन में व्यवस्थित रहेंगे, स्थिर रहेंगे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। लेखिका कहती हैं कि संयोग से यानी कहीं से निराला जी को 300 रुपये मिल गए और वो 300 रुपये उन्होंने लेखिका के पास यानी महादेवी वर्मा के पास जमा कर दिए और उनसे कहा कि इसका आप बजट बनाइए, एक सूची बनाइए कि मुझे इस 300 रुपये को किन किन चीज़ों में खर्च करना है।
जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। दोस्तों दुष्कर यानी बहुत मुश्किल, बहुत कठिन। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जो एक काम इन्होंने लिया था, निराला जी ने जो इन्हें काम दिया था इसका हिसाब, इसका बजट बनाने का, तो एक काम इनके लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। अब एक काम किस प्रकार से कठिन था, क्यों कठिन था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि जो उन्हें पैसे दिए थे निराला जी ने, 300 रुपये दिए थे, वो पैसों से अधिक खर्चा हो गया था निराला जी का। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, कि ना उन्होंने उन्हें अधिक पैसे दिए, पर जो उनका खर्चा था वो 300 रुपये से अधिक था। तो इसलिए यहाँ कहा गया है ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, कि ना उन्होंने मुझे खर्चे पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ कहा। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि इसी प्रकार पैसों की लेन देन के उलझन में उनके 30 दिन बीत गए। दोस्तों रस्साकशी यानी कि किसी काम को करने के लिए बहुत संघर्ष करना, बहुत मेहनत करना, बहुत मुश्किल से कोई काम होना। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वालों से श्रेष्ठ समझेगा। तो लेखिका महादेवी वर्मा निराला जी के पैसों के हिसाब किताब को लेकर कैसे मुश्किल में थी, कैसे कठिनाई हो रही थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है उसे लेकर। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक कोई स्टूडेंट है, फेल स्टूडेंट, अगर वो फिर से एग्ज़ाम देगा और उसे 10 मिलेंगे, अगर 100 में से 10 मिलेंगे, तो वो तो खुद को अच्छा ही समझेगा ना, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे 0 पाने वाले से अच्छे मार्क्स मिले हैं। अस्तु नमक से लेकर नापित तक, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो मैंने अनुमान पत्र बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। दोस्तों अस्तु का अर्थ कैसा भी, और जो नापित है उसका अर्थ होता है कि नाई हजाम, जो बाल काटता है। तो लेखिका ने निराला जी के खर्चों का एक हिसाब बनाया। देखो दोस्तों अनुमान पत्र यानी हिसाब किताब करना, हिसाब किताब बनाना। तो दोस्तों उन्होंने हिसाब किताब बनाया निराला जी के खर्चों का, जो कि निराला जी को पसंद आया। तब पहली बार उन्हें, लेखिका को, अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ, यानी कि लेखिका को खुद के हिसाब किताब करने पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन से मुझे मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। तो लेखिका कहती हैं कि पहले दिन उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व हुआ, पर दूसरे दिन उन्हें पता चल गया कि उनका ज्ञान व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। अब वो क्यों है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। वे सवेरे ही पहुँचे। 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। तो निराला जी महादेवी वर्मा जी के पास सुबह सुबह ही पहुंच गए और उनसे 50 रुपये मांगे, क्योंकि उन्हें किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरना था। अगर वो परीक्षा शुल्क नहीं भरते तो वो विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ पाता। तो देखो यहाँ पर हमें पता चलता है कि निराला जी कितने दानी स्वभाव के थे। वो हमेशा लोगों के लिए सोचते थे, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्होंने 50 रुपये मांगे। तो निराला जी ने पहली बार में 50 रुपये मांगे, और टोटल कितने रुपये थे उनके पास, 300 रुपये उन्होंने दिए थे महादेवी वर्मा जी को। तो पहली बार में उन्होंने 50 रुपये मांगे। अब देखते हैं कि वो आगे कितने रुपये मांगते हैं। दूसरे दिन किसी लखनऊ के तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। तो देखो पहले दिन उन्होंने किसको दिए थे, एक विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क के लिए 50 रुपये दिए थे, और दूसरे दिन तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर किया। तो अब देखते हैं अगली बार वो क्या करते हैं। तो दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपया देना पड़ा। तो देखो पहले दिन उन्होंने 50 रुपये दिए, किसको दिए, एक विद्यार्थी को। दूसरे दिन लखनऊ के तांगे वाले की माँ को 40 रुपये दिए, और तीसरे दिन नहीं, उसी दिन दोपहर को दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये दिए। तो पहले 50, 40 और 100 रुपये किसको दिए, आप ये याद रखिएगा, इसका एक नोट बना लीजिएगा। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। तो इन्होंने सारे पैसे ऐसे ही लोगों को देते गए, ऐसे ही देते रहे सारे पैसे। तो तीसरे दिन उनका जितना भी पैसा उन्होंने महादेवी वर्मा जी के पास दिया था, जमा किया था, वो सारा रुपया समाप्त हो गया। तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। व्यवस्थापक यानी कि जो उनका खर्चा था, निराला जी का जो सारा पैसे का खर्च था, दैनिक चीज़ों का खर्च था, वो महादेवी वर्मा जी बना रही थी। तो इसलिए उन्हें व्यवस्थापक कहा गया है। तो उनका जो दान खाता मतलब क्या हो गया कि जो उन पैसे वो सबको दान करते रहे थे, देते जा रहे थे। तो इसलिए उसके खर्चे की पूरी जिम्मेदारी व्यवस्थापक के नाते महादेवी वर्मा जी पर आ गई थी। एक हफ्ते में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे औढ़रदानी को ना रोका जाए तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। तो लेखिका कहती हैं कि निराला जी ऐसे ही सभी को पैसे दान करते रहते हैं, बिना कुछ सोच समझे पैसे दान करते रहते हैं। तो उन्होंने एक हफ्ते में जान लिया कि वो अगर ऐसे ही पैसे दान करते रहें तो वो मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे, अर्थात वो मुझे भी अपने जैसा बना लेंगे। अपने जैसा अर्थात निराला जी के पास कुछ था नहीं पैसा वैसा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अगर वो ऐसे ही पैसे दान करते रहें तो वो मुझे भी अपने जैसा बना लेंगे। यहाँ औढ़दानी का अर्थ जो खुले मन से दान करता है, सबको दान करता है, चाहे उसके पास कुछ
खुद के पास कुछ हो या ना हो, चाहे उसकी खुद की परिस्थिति कैसी भी हो, पर वो सभी को दान करता है, खुले मन के साथ दान करता है। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। तो इस घटना के बाद से लेखिका ने उनका बजट बनाने का, यानी उनके हिसाब किताब का खर्चा, उनके हिसाब किताब का ब्यौरा रखने का काम कभी नहीं किया, कभी इसकी कोशिश भी नहीं की। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि निराला जी के पास एक रजाई थी, तो उन्होंने इस रजाई को बड़ी मुश्किलों से प्रयत्न करके बनवाया था। और उनके पास एक कोट था। तो रजाई और कोट है और नित्य व्यवहार की वस्तु है, यानी वो रोज़ हमें काम आती है, डेली लाइफ में हमें काम आती है। तो निराला जी ने उन्हें भी अपनी रजाई और कोट वो भी दूसरों को दान दे दी, मतलब दूसरों को दे दी, किसी दूसरे व्यक्ति को। दोस्तों यहाँ पे अंतर्धान हो गई, मतलब गायब हो जाना, आंखों के सामने से गायब हो जाना। तो उन्होंने वो भी चीज़ें दूसरों को दे दी। तो इसके लिए, इस घटना पर लेखिका के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो रजाई और जो कोट है वो तो बस एक चीज़ है, एक वस्तु है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है, जब श्रद्धाधेय मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं उन्हें एक पुरानी शाम याद आती है, जब मैथिली शरण गुप्त, जो कि हिंदी के जाने माने कवि हैं, वो निराला जी से मिलने आए थे, आतिथ्य ग्रहण करने आए थे, मतलब उनसे मिलने आए थे, मेहमान बनकर आए थे निराला जी के। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। तो हमें निराला जी का स्वभाव पता ही है कि वो सबका आदर करते थे, सबका सम्मान करते थे। तो गुप्त जी के लिए, जो मैथिली शरण गुप्त जी उनसे मिलने आए थे निराला जी से, तो उनके लिए वो बिछौना लेकर आए। बिछौना आपको पता ही होगा, जो एक बिस्तर होता है जिस पर आराम किया जा सके। तो बिछौना का बंडल लेकर आए। दिया सलाई के क्षण प्रकाश, यानी कि जैसे माचिस की एक तिल्ली, छोटा सा एक माचिस की तिल्ली कितना कम उजाला करती है, तो वही कहा गया है कि जो उनका कमरा था ना, वहाँ पर बहुत कम ही रोशनी थी। तो क्षीण अंधकार, यानी वही वहाँ पर बहुत कम रोशनी थी। तंग सीढ़ी, यानी जो पतली सीढ़ियाँ थी, तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। तो तंग सीढ़ियों से होते हुए निराला जी और मैथिली शरण गुप्त जी और हमारी लेखिका महादेवी वर्मा जी उनके उस कक्ष में गई, जहाँ उन्होंने साहित्य अपने रचे हैं, जहाँ उन्होंने अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं, अपने कहानियाँ रची हैं निराला जी ने, जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। तो जो उनका कक्ष है, निराला जी का जो छोटा सा कक्ष है, कमरा है, जहाँ पर तीनों गए हैं, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त जी और महादेवी वर्मा जी, वो कक्ष उनकी साधना, उनकी साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। अर्थात वहीं से उन्होंने अपनी रचनाएँ रचित की हैं, वहीं पर उन्होंने लेख लिखे हैं निराला जी ने, वहीं पर उन्होंने अपनी कविताएं रची है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा तेल से खाली मिट्टी का दिया, मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के कमरे का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि उनके कमरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कहती हैं कि कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा तेल से खाली मिट्टी का दिया। तो उन्होंने कहा है कि एक मिट्टी का दिया है, जो उसमें तेल नहीं है, और उसमें जो बत्ती है वो कपड़े की है। देखो दोस्तों, ऐसी जो दिया रहते हैं, इसे हम दिया कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा गाँवों में, यहाँ पर आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगा। मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। तो जो दिया था वो बुझ चुका था, उसमें तेल नहीं था, पर अपने नाम की सार्थकता के लिए, यानी कि जो दिया है वो जलने का काम करता है, वो हमेशा जलता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो वो यही कोशिश कर रहा था, दिया, लेखिका का कहना है कि वो जलने की कोशिश कर रहा था और अपने नाम की सार्थकता को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो दिया रहता है ना, वो किसी भी परिस्थितियों में जलता रहता है। देखो, इन पंक्तियों से लेखिका हमें बताती है कि हमें दिए की भांति, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी विषम परिस्थिति हो, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वह आलोक रहित, सुख सुविधा शून्य घर, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। तो यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि निराला जी का घर साधारण सा था, छोटा सा था। उनके घर में सुख सुविधाएं नहीं थी, उनका घर एकदम साधारण सा था, छोटा सा था। उनका घर तो साधारण सा था, पर गृह स्वामी, दोस्तों गृह स्वामी यानी घर का मालिक, तो घर के मालिक यानी निराला जी का जो दिल था ना, वो बहुत बड़ा था। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे एक छोटे से घर में एक बहुत बड़े दिल वाला, एक उदार मन वाला व्यक्ति रहता था, और वो थे निराला जी।
अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। तो यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो निराला जी हैं वो कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उनकी आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी थी तो उन्होंने कभी अपने आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचा। उनके द्वार पर, उनके घर पर चाहे कोई भी अतिथि, चाहे कोई भी मेहमान आए, वो उसके स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो दोस्तों यहाँ प्रहरी मतलब पहरेदार होता है। तो यही कहा गया है कि जो निराला जी का स्वभाव था वो कैसा था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए, दूसरों के स्वागत के लिए तैयार रहते थे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, चाहे उनके खुद के हालात कैसे भी हो, पर वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, आगे रहते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ लेखिका कहती हैं जो उनके घर में अतिथि आए थे उनकी सुविधा के लिए, उनके आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए निराला जी नया घड़ा खरीद कर ले आए। साथ ही उसमें गंगा जल लेकर आए उनके स्वागत के लिए, अतिथि के स्वागत के लिए। और साथ ही धोती चादर जो कुछ घर में उनके मौजूद था, उसमें निराला जी के जो घर में उपलब्ध था वो सब लेकर आए और तख्त पर बिछा दिया, उन्हें प्रतिष्ठित किया, अर्थात उनका सम्मान किया, अपने अतिथि का सम्मान किया। तो दोस्तों अभी ये आधा ही पार्ट है, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो और आप देखोगे भी नहीं और आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए इसका मैंने आधा ऐसे पार्ट में डिवाइड करके बनाया है वीडियो। इस पार्ट का अगला वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर जल्द ही आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लो। इससे क्या होगा ना, आपको यूट्यूब हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सेंड कर देगा और आप हमारी वीडियो देख पाओगे। और एक बात दोस्तों, मुझसे बहुत से स्टूडेंट एक कमेंट करके पूछते हैं कि मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा है, इसका पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, मुझे इस सब्जेक्ट का वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट चेक नहीं करते हो उस सब्जेक्ट का। जैसे कि मान लो मैं इस सब्जेक्ट का, अभी मैं हिंदी का वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसे ही जो भी मैं हर सब्जेक्ट का जितना भी वीडियो बनाता हूँ उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों यही था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मुझे यही आशा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये पार्ट निराला भाई ये पार्ट अभी तक समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।